बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, इंतहाई अहम बल्कि अहम तरीन स्टोरी है। अभी अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट है। प्यूनी जज, सुप्रीम कोर्ट के प्यूनी जज, सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जो काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद चीफ़ जस्टिस बनने लगे हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में एक सेमिनार से ख़िताब किया है। ग़ालिबन उसका उन्वान था अदल कब सुरखरू होगा। तो ये उस सेमिनार से ख़िताब करते हुए उन्होंने पार्लियामेंट को जवाब दिया है, जो बहुत ही सख्त जवाब है अब तक का। ये आपको सुनवाना भी है, इस पर बात भी करनी है, कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात भी देनी है कि इसके बाद क्या होगा, होने क्या लगा है, चक्कर क्या है, ये ख़िताब क्यों किया गया है, ये सख्त बयान या सख्त मैसेज क्यों दिया गया है, ये इस पर बात करनी है। बहुत ही खुल के तबसरा भी करना है और मालूमात भी देनी है। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटे का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए इस तपती हुई चिलचिलाती गर्मी में, चिलचिलाती धूप और शदीद हब्स वाली गर्मी में प्यासों को पानी पिलाइए और एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर तबसरा भी करते हैं। और ये अगेन रिक्वेस्ट है, मैं बहुत कम ही कहता होता हूँ, ये वीडियो मेरी आपने आखिर तक देखनी है। मैंने बहुत ही इसमें बम्बास्टिक किस्म की मालूमात भी देनी है विद फैक्ट्स एंड फिगर। और ये जनाब, ये आप ये सुन लीजिए, मंसूर अली शाह साहब ने सेमिनार से ख़िताब करते हुए किस तरीके से अपना गुस्सा निकाला है, ये लीजिए। जजमेंट्स बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती हैं और यही स्ट्रक्चर है आइन का भी। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में कहना चाहूँगा। रिसेंटली भी हमने कहा कि ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद दी ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इंप्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक यही पोजीशन है। और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप खराब कर देंगे आइन का और लीगल सिस्टम का। अगर आप इस तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, ये हो नहीं सकता। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें एक काम देता है, एग्जीक्यूटिव को एक काम देता है, लेजिस्लेचर को एक काम देता है, जो हमारा काम है। वरना तो आप सारा सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को भी टोटली आप आउट ऑफ बैलेंस कर देंगे। और ये कोर कंपोनेंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोर कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का, और इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये थे जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज, जो काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद चीफ़ जस्टिस बनने लगे हैं। उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता कि कोई सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद ना करे। ये चॉइस ही नहीं है हुकूमत के पास कि वो अमल दरामद ना, अगर वो ऐसा करेगी तो वो आइन की खिलाफ वर्जी होगा, आइन की खिलाफ वर्जी तस्वर होगा। ये बहुत सख्त मैसेज दिया गया है। साथ सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात की गई है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर के भी ख़िलाफ़ है। और ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही इस पर खुल के तबसरा भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पे कब कब अमल दरामद नहीं भी हुआ और फिर क्या कर लिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटीज़ क्या हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। जनाब, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि सर, अमल दरामद कराना होता है, साथ फ़ैसला लिखना भी होता है। जब चीफ़ जस्टिस साहब ने आपसे और जस्टिस काज़ी अपना मुनीब अख्तर साहब से कहा कि जी फ़ैसला लिखें, तो आपने कहा हम छुट्टियों के बाद लिखेंगे, जबकि वो शॉर्ट आर्डर पे किस तरीके से, और जजेस ने। एक बात। दूसरी बात, ये मैं नहीं कह रहा, ये उसी फ़ैसले में ये मंसूर अली शाह साहब का इशारा था
ये जो अभी रिज़र्व सीट्स मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फ़ैसला हुआ है, उसी फ़ैसले में दो जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब, उन दोनों ने इख्तलाफ किया और उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा। वो इख्तलाफी नोट मैंने आपके साथ बयान भी किया था यहाँ पे अलग से वीलाग में। तो वो उस वीलाग में कहते हैं कि अगर हम ये सीटें पीटीआई को देते हैं तो हमें आइन के इन आर्टिकल्स को सस्पेंड करना होगा। इससे बढ़ के बात नहीं हो सकती। हमें इन आर्टिकल से बाहर निकलना होगा। ये आइन के खिलाफ वर्जी है। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई एग्जेक्टिव कह रही है या कोई मीडिया कह रहा है या सोशल मीडिया कह रहा है। ठीक हो गया ना? ज़रा मेरे साथ रहिएगा प्लीज़। मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं बहुत कम वीडियोज़ में कहता होता हूँ कि आपने एंड तक सुनना है। जस्टिस साहब ने सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र किया। सर, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, ये सबसे पहले जो कानून के आइन के तालिब इल्म हैं, जो मैं ख़ुद भी एक लॉ ग्रेजुएट हूँ और मैं भी ख़ुद भी कानून और आइन का एक तालिब इल्म हूँ, जो तालिब इल्म हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो मेरी इस बात की गवाही देंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स सबसे पहले अमेरिका के आइन में इंट्रोड्यूस कराई गई। आजकल तो खैर वो यूके में भी है, बहुत सारे और भी मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूशंस में ये है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर्स सबसे पहले अमेरिका के आइन के जो खालिक थे ना, जो बनाने वाले थे, उन्होंने एक थ्योरी रखी सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी पावर्स को अलग अलग करना। ठीक, सेपरेशन ऑफ पावर्स की एक थ्योरी रखी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का ये काम है, एग्जेक्टिव का यानी हुकूमत का यानी सदर का ये काम है, और पार्लियामेंट का यानी कांग्रेस का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट पर मुश्तमिल है, उनका ये काम है। तो अपने अपने दायरा कार में रहो। उसके बाद कुछ अरसा गुज़रा तो अमरीकियों ने महसूस किया कि भाई ये तो हर इदारा, यानी उधर सुप्रीम कोर्ट, उधर पार्लियामेंट, उधर सदर साहब, उधर ये तो अपने अपने दायरे में शितर बेमिहार होने लगा है। ये तो खैर से जिधर जिसका मुंह आता है उठा के चल पड़ता है, और ये तो उसको रौंद रहा है, वो तो उसको रौंद रहा है। उसके बाद उन्होंने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई। वो थ्योरी, उस थ्योरी का नाम था चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी सेपरेशन ऑफ पावर। भाई, आपको अगर आइन में सेपरेशन ऑफ पावर्स दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मुंह में आए, जो कलम में आए, वो जो कुछ का मर्जी में जी में आए वही कुछ कर दो, वही कुछ कह दो। नहीं, ठीक हो गया ना? अब उसके बाद उन्होंने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई। उस थ्योरी का नाम था चेक्स एंड बैलेंसेस। उससे जनाब पार्लियामेंट पे एक चेक लग गया कि आप, ऐसा नहीं है कि आप इस तरह का कानून साजी कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। सदर के पास वीटो पावर आ गई है। तो मुख्तलिफ वीटोज़, इवन कोई पॉकेट वीटो को कोई वीटो, तो मुख्तलिफ, चूँकि मैं अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमारे सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस और लॉ के सिलेबस में भी शामिल था, वैसे भी इन चीज़ों का मैं काफ़ी रग़बत है तो मैं पढ़ता रहता हूँ। तो वो उन्होंने सदर को वीटो पावर दे दी। अब उसके बाद पार्लियामेंट को या कांग्रेस को ये इख्तियार दे दिया कि आप, सदर अगर कोई इधर उधर गड़बड़ करता है, वो अगर शितर बेमिहार जाता है, तो फिर आपने उसको पकड़ना है और उसकी इम्पीचमेंट, उसका मुआवजा कर देना है। ठीक हो गया? इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को पावर्स दी कि अगर कोई पार्लियामेंट इस तरह से करती है तो आपने उसकी आइन की इंटरप्रिटेशन करनी है, और पार्लियामेंट को अख्तियार दिया कि ख्याल करना ये इंटरप्रिटेशन से आगे ना जाएं, ये ऐसा ना हो कि रीराइट करना शुरू कर दें, तो वो पार्लियामेंट की जो की हुई कानून साजी है उसको आप नल एंड वाइड करार नहीं दे सकते। तो बहुत सारी चीज़ें, यानी उसका चेक उस पे रख दिया, उसका चेक उस पे रख दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना है तो उसका एक तरीका रख दिया। तो वो एक चेक्स एंड बैलेंसेस की थ्योरी आई कि कोई अपनी हुदूद को फलांगे नहीं। ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स और ये होता है चेक्स एंड बैलेंसेस। अब हमारे यहाँ बिल्कुल जनाब मादर पिदर आज़ादी आ गई है कि जो जिसकी मर्जी आए, जो उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट के जजों को या सुप्रीम कोर्ट उन फैसलों को, ये नहीं होता कि आप आइन को फलांगते हुए, बल्कि आइन को लथाड़ते हुए वो फैसले कर लें। ऐसा नहीं हो। ये मैं नहीं कह रहा सर, हाँ मैं नहीं, ये ज़रा रुकिएगा माफ़ कीजिएगा।
आपने एक फैसला किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसको आपने तख्त-ए-दार पे झुला दिया। पाकिस्तान का पहला इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, पहला मुंतखब प्राइम मिनिस्टर, पहला मुंतखब वज़ीर आज़म, जिसने आपको आइन दिया, जिसने आपको एटमी पावर दी, जिसमें बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें, खैर कुछ भी हो सकता है, उसको आपने तख्त-ए-दार पे झुला दिया। अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने कादी फ़ायज़ ईसा साहब की सरबराही में उन्होंने कहा ये गलत किया, भुट्टो साहब मासूम थे, उनके राइट्स नहीं पूरे किए गए, ये इस फैसले को, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही साबित कर दिया कि आपने कत्ल किया है उस वज़ीर आज़म का, आपने जुडिशल मर्डर किया है, आपने अदालती कत्ल किया है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक या इस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर आपने कत्ल किया है तो फिर आप कातिल हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या वो जजेस वो कातिल थे और वो सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा फिर वो कातिल था। ये अभी की बात है ना, ये को मैं तो नहीं कह रहा, ठीक हो गया। लेकिन आपने पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को ज़ाया कर दिया, कत्ल कर दिया, उसका ज़िम्मेदार कौन है? आपको नहीं पकड़ना चाहिए, आपको किसी चीज़ का आप जवाब दे बिल्कुल नहीं है, आप जिधर जो मर्जी आए जो कर दें, आपको किसी ने नहीं पकड़ना, कोई तो वो पॉइंट भी आएगा ना कि आपको पकड़ना पड़ेगा। अभी कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस में यहाँ पर वो जस्टिस मुनीर की बात की और साथ वो और भी बहुत सारे जजेस की तारीफ़ भी की, कई दफ़ा जस्टिस कार्नेलियस की तारीफ़ की, बहुत सारे और भी बातें इस तरह से की। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस में पहले केस में आपने जो कालक मली, उसका ज़िम्मेदार कौन है? ऐसा मैं थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा हौसला रखिएगा। आपने एक आमिर को आइन में तरमीम करने का इजाज़त दे दी, आपको खुद नहीं अख्तियार के तरमीम में करें आइन में, लेकिन आपने मुशर्रफ साहब को आइन में तरमीम की इजाज़त दे दी। ये आपको किसने अख्तियार दिया? ये आपको अख्तियार किसने दिया था कि आप मुशर्रफ साहब को आइन में तरमीम का अख्तियार दें? अभी मुझे इनमें नहीं पता कि अगर कोई बंदा है या नहीं, अगर मैं गलत ना हूं, अभी चंद साल पहले तक PCO वाले जजेस बैठे रहे, आपने अभी ये तरमीम की इजाज़त दी। आपने एक फ़ैसला दिया नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली वाला, उस ताहयात नाअहली को अभी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। उसका ज़िम्मेदार कौन है कि वो ताहयात नाअहल रहे, उसको सियासी नुकसान हुआ, उसके बाद ये हुआ वो हुआ, आपने एक जज मुकर्रर कर दिया, आपने उनके केसेस पर डंडा उठा के बैठे रहे। यह किधर लिखा हुआ है? आपको अगर आइन और कानून में कुछ नहीं मिला तो आप एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी, आप एक काली डिक्शनरी, काला कानून ले आए कि जनाब कोई नहीं, अगर हमें आइन में कुछ नहीं मिलता, अगर हमें इलेक्शन लॉज में कुछ नहीं मिलता, अगर हमें कोई रूल्स में कुछ नहीं मिलता तो क्या हुआ? हम ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल के बेटे से ख्याली तनख्वाह लेने पर आपने 3 दफ़ा के इलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेज दिया। इसका ज़िम्मेदार कौन है? अब वही सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि ये ताहयात नाअहली नहीं है, ठीक हो गया। अब वही नवाज शरीफ दोबारा पार्लियामेंट में बैठा है। अच्छा, आपने ही बहुत सारे केसेस आपके ऐसे हैं जिसमें जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब का ये फैज़ाबाद धरना केस है, उस पर किसी ने अमल दरामद करवाया? आपका ही केसेस, ये जस्टिस बंदियाल के अभी 90 दिन का वो केस किसी ने अमल दरामद करवाया? आपने बहुत सारे और केसेस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के और केसेस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये इंतहाई अदब के साथ और इंतहाई एहतराम के साथ मैं अर्ज़ परदाज हूँ, मैं मुल्तमिस हूँ कि आप खुद ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी, आप खुद ही तो गिरबान में झांकें कि आपने कब कब आइन फलांगा, आपने कब कब आइन को रौंदा, आपने कब कब आइन से मावरा होके, आइन से बालातर होके फैसले किए। आपने खुद भी तो अपने गिरबान में झांके माय लॉर्ड कि आपने इंसाफ के तकाजे पूरे किए या आपने तहरीक इंसाफ के तकाजे पूरे किए। ये तो खुद वो जस्टिस 2 लिख चुके हैं कि हमने पूछा तमाम वकला से भी कि क्या ये सीटें किसी हवाले से PTI को मिल सकती हैं।
सलमान अकरम राजा साहब जो कि गालिबन कमल शोजफ साहबा के वकील थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं मिल सकती। तमाम वकला ने कहा कि नहीं, किसी भी तरीके से ये पीटीआई को नहीं मिल सकती। आपने पीटीआई को सीटें दे दी, वो पीटीआई जो मुकदमे में हिस्सा ही नहीं, जो वो क्या शेर को क्या है कि वो जिसका पूरे फसाने में जिक्र न था, ठीक हो गया ना। तो वो मैं समझता हूँ कि वो बात जिसका पूरे फसाने में जिक्र न था, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो वकला कह रहे हैं, जो जजेस कह रहे थे, जिन्होंने क्वेश्चन किया। अच्छा, हमने सुना कि जो बंदा जो फरीक नहीं होता, जो कोई जमात फरीक नहीं होती, जो उस मुकदमे का हिस्सा नहीं होता, कई मर्तबा मुतअद्दिद बार ये सुन चुके हैं, मुतअद्दिद बार, कि भाई अगर कोई इधर उधर की बात करने लगे तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं, अदालत आलिया और अदालत उज़्मा कहती है। मुख्तलिफ केसेस में मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, लॉ का तालिब इल्म हूँ। वो कहते हैं कि अगर आपने ये करना है तो इसके लिए अलग से एप्लीकेशन दे दें, इसके लिए अलग से रिट कर दें, इसके लिए अलग से दरख्वास्त दे दें, क्योंकि जो केस हमारे सामने है हमने उसी को सुनना है। अब यहाँ तो टोटल रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गए, यहाँ तो सारी रिवायत चेंज हो गई, यहाँ तो आइन तब्दील कर दिया, आपने तो आइन को रीराइट कर दिया। ये कैसी सूरत हाल है कि जब आइन में लिखा है कि ये आप अगर आइन से पावर डिराइव करते हैं तो आइन से करें ना सर, पावर डिराइव ना, उस आइन से करें जो आइन पार्लियामेंट ने बनाया है, उस आइन से अपनी पावर डिराइव करें, उस आइन से अपनी ताकत लें, तब पता चले ना। आप नया आइन तो ना लिखें। आइन कहता है कि आज़ाद मेंबर 3 दिन के अंदर अंदर किसी जमात को ज्वाइन करेगा, वो उठाएगा अपना हल्फ, 3 दिन के अंदर अंदर उसको किसी जमात को ज्वाइन करना है और उस ज्वाइन करने के लिए अपना हल्फनामा देता है, मैं इस जमात को ज्वाइन। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। अब आप उनको ऑर्डर कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर किसी दूसरी को ज्वाइन करें। भाई ये किधर का आइन है? ये आप जरा ये भी बता देते आज की तकरीर में कि ये आइन में किधर लिखा हुआ है। अब आ जाएं इस बात पर, यही तो मुसीबत होती है। हम भी यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन वो वक्त गुजर गया। सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फैसले, आपके फैसलों पर अमल दरामद हुआ। यहाँ पहला इलेक्टेड वजीर आजम तख्त-ए-दार पे झूल गया, आपको कोई फर्क पड़ा? उनको किसी ने, हक तो ये बनता था कि उनको कब्रों से निकाल के उन जजों को तख्त-ए-दार पे झुलाया जाता, क्योंकि आपने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आपने 3 दफ़ा के इलेक्टेड वज़ीर आज़म को जिस तरीके से तनख्वाह न लेने के जुर्म में घर भेज दिया, और फिर उसके बाद ताहयात नाअहली का, मैं हैरान हूँ, ताहयात नाअहली वाला फैसला किसने लिखा था? ये काला भोंड था एक जो यहाँ से चला गया है, उसने लिखा था जस्टिस बंदियाल ने, ठीक है, ताहयात नाअहली। और ये ताहयात, उन्होंने कहा कि 62(1)F ताहयात नाअहली, इसके ताहयात नाअहली है। अब जब इमरान खान अगर को 62(1)F के तहत नाअहल होता है तो उसकी नाअहली ताहयात होगी। ये जस्टिस बंदियाल ने लिखा था, ठीक हो गया ना, उमर अता बंदियाल ने। उसके बाद जब इमरान खान पर तलवार लटकने लगी ताहयात नाअहली की, उनको एक केस में सज़ा हुई और 62(1)F के तहत हुई और तलवार लटकने लगी। वही उमर अता बंदियाल काला भोंड कह रहा है कि ये जो ताहयात नाअहली वाला कानून है ये काला कानून है। आप मुनाफकत की हद देखें तो आप लोगों ने तो माज़रत के साथ मुनाफकत की हदें फलांगी हैं। आपने तो इस तरीके से मुनाफकत की हदें फलांगी हैं कि आपने इंसाफ के तकाज़ों की बजाय आपने तहरीक इंसाफ के तकाज़े पूरे करने लग गए हैं। तो आइन से पावर डिराइव कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, आइन को इंटरप्रेट भी कर सकती है। अब तो इस पे भी सवालिया निशान हो गए हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब एक मुकदमे के में रिमार्क्स दे रहे थे कि हम क्यों इसको इंटरप्रेट करें, हम कौन होते हैं इंटरप्रेट करने वाले? इंटरप्रेट करने, ये आइन आसान है, हर बंदा पढ़ सकता है, आजकल वो वाली सूरत हाल नहीं है। लेकिन चलें, आइन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट आइन को इंटरप्रेट करे। आप इंटरप्रेट करें, आप रीराइट तो ना करें ना। आप उस आइन से अपनी पावर्स लें जो आइन लिखा हुआ है। आप नया आइन लिखना शुरू कर देते हैं, आप इसका क्या जवाब है? इसलिए तो शायद आपने वो तफसीली फैसला ही नहीं लिखा। इसलिए तो ये अमल दरामद ज़रूर होना चाहिए। हम भी कहते हैं टसल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब
कुछ काले भोंड मिलके ये टसल बनाएंगे। मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं बार बार अपने आइन को भी पढ़ता रहता हूँ, वो मुकद्दस किताब है हमारी आइन भी। लेकिन अब बात यह है कि मैंने मुतअद्दिद आइन और कानून के माहिरीन से बात की। जो फैसला आपने रिजर्व सीट्स पे दिया, इसकी तो धज्जियां खुद आपके साथी जजेस, जो ब्रदर जजेस हैं, जो दो जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने जो इख्तलाफी नोट लिखा, उस इख्तलाफी नोट को पढ़े, उन्होंने तो धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। उन्होंने आपके खिलाफ चार्ज शीट दी है। उन्होंने कहा आपने आप आइन की खिलाफ वर्जी की है आपने ये फैसला दे के, तो फिर आप उनको पकड़ें, उनको कहें। ये बात इतनी आसान नहीं है कि ये अगर किसी तरीके, ये इतना आसानी से जवाब और इस तरह से पतली गली से निकल के नहीं जाना। वो ज़माना था कि जब अखबारात होते थे, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज हर किसी को अवेयरनेस है। ऐसा नहीं है कि आप पतली गली से निकल जाएं और आप पे कोई आवाज़ ही ना कसे, आपसे कोई पूछे भी नहीं, आपके कोई एतराज़ भी ना करे कि सर ये आइन को लथाड़ पथाड़ के आप जो फैसला करके जा रहे हैं, तो क्या इन पर भी अमल दरामद करने का वो हर बंदा पाबंद है? नहीं सर, पाबंद ज़रूर है, लेकिन जो फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। अब वो नहीं है कि मैं कोई यहाँ पर यह है कि मैं न मानूँ, बस जो कुछ मैंने कर दिया वही ठीक है, इसकी लॉजिक होगी, इसका आइन के। मैं एक हिस्ट्री की किताब में पढ़ रहा था कि फिरौन से किसी ने पूछ लिया कि तू, तेरे पास सबूत क्या है कि तू खुदा है? उसने कहा मैं खुदा हूँ, लिहाजा मानो कि मैं खुदा हूँ, पर साबित हुआ कि मैं खुदा हूँ। ये उसके बाद अब ये नहीं होगा कि हम ज़मीनी, नौज़ुबिल्लाह, हम ज़मीनी खुदा हैं, लिहाजा मानो कि हम खुदा हैं, पर साबित हुआ कि हम खुदा हैं। हमारे फैसलों को मानना पड़ेगा, चाहे वो आइन और कानून की धज्जियां उड़ा के लिखे गए हों, उनको भी मानना पड़ेगा। अब मेरा ख्याल ये है, इस तरीके से सूरत हाल बहुत डिफरेंट हो गई है, और मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि ऐसे तो नहीं ये लेजिस्लेशन हो गई, इस लेजिस्लेशन के पीछे भी कोई और लेजिस्लेशन है, इस लेजिस्लेशन के पीछे भी कोई और हाथ है। आज मैंने एक ट्वीट की और मैंने लिखा कि हाफिज़ दवाखाना में यूथिया वायरस की वैक्सीन की तैयारी आखिरी मराहल में है, बस वो तैयार होने वाली है। दोस्तों ने इसको बड़ा इंजॉय किया और मैंने ये मालूमात की बुनियाद पे कहा है। आज उनको एक पालशिया ने किसी ने मुखातिब किया कि कायम मकाम चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा जी मुझे कायम मकाम चीफ जस्टिस ना कहें, ये मंसूर अली शाह साहब ने कहा। कादी फ़ैज़ीसा साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती के साथ रखे। तो मैं सीनियर प्यूनी जज ठीक हूँ, ठीक हो गया ना। उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस कह के उनकी मालिश पालिश, और ये वही कि यहाँ पे आप चाहे कॉन्फ्रेंस करवा लें, चाहे सेमिनार करवा लें, चाहे बाहर करवा लें, वो ऐसा होगा नहीं। ऐसा ये नहीं है कि आप कॉन्फ्रेंस और सेमिनार से किसी को मरऊब कर लें, ऐसा बहुत मुमकिन नहीं है। अब मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि दूसरी तरफ भी यही है कि अगर आप, मैं तो ख़ुद बड़ा नाकिद हूँ इस्टेब्लिशमेंट का, मैं तो जर्नलों का बहुत बड़ा नाकिद हूँ, मुझसे बड़ा नाकिद होगा कौन। मैं तो कह रहा था कि भाई आपने सियासत नहीं करनी, लेकिन माज़रत के साथ जब बादियों नज़र में जब मुबैना तौर पर जजेस सियासत करने लगें, तो मैं समझता हूँ फिर जर्नलों का हक बनता है सियासत करना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।